जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं, अतः दोनों की रक्षा करना और सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। दोनों ही हमारे लिए आदर्श हैं, वंदनीय हैं और इनसे किया गया प्यार सच्चा प्यार है। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर है उन शहीदों को स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का, जिन्होंने अपनी भावी पीढ़ियों को गुलामी के बंधनों से दूर एक आज़ाद देश में खुलकर जीने का अवसर प्रदान किया। हमारा गौरवशाली इतिहास त्याग और बलिदानों से भरा हुआ है। हमारी धमनियों में देश प्रेम का लहू प्रवाहित हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां बड़ी ही सार्थक हैं, जो देश के प्रति स्वाभिमान जगाने के लिए बहुत ही सार्थक लगती हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह भारत भूमि बलिदानियों से भरी पड़ी है। कुछ का वर्णन इतिहास में मिलता है, कुछ ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों से परे स्वतंत्रता के संघर्ष में उन्होंने स्वयं अपना इतिहास रचा है। ऐसे ही हैं हमारे पूर्वोत्तर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो जनजातीय इलाके में रहते हुए भी आज़ादी के लिए उन्होंने अंतिम सांस तक ब्रिटिश सेना का विद्रोह किया और उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। उनके त्याग बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज देश उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बहुत कम जानता है। इसलिए आज हमारे स्टूडियो में दो अतिथि विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर फिल्मिका मारवेनियांग, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट एंथनीज कॉलेज हिंदी विभाग की। नमस्कार। नमस्कार। मैं स्वागत करना चाहूँगी आलोक सिंह का, जो कि शोध छात्र हैं पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग के, हिंदी विभाग है इनका, और प्रतिनिधि मेघालय राज्य के चाणक्य वार्ता पत्रिका के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आइए अब हम इस पर बातचीत करते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, कि पूर्वोत्तर राज्य जो है एक जनजातीय बहुल इलाका है, और भारत की आज़ादी की लड़ाई जब पूरे देश में फैली तो उसकी चिंगारी पूर्वोत्तर भारत में भी आई, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर हर क्षेत्र में, हर जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा। तो सबसे पहले ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ, वो कौन से महान नायक थे जिन्होंने आज़ादी की मशाल जलाई। तो आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में। बहुत ही ज्वलंत विषय है कि पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज हम पूरे भारत में उनके प्रक्रियाओं को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। जी जी। तो जैसा कहा गया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। जी जी। और ये कहा जा सकता है कि हर हिंदुस्तानी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए किसी न किसी तरह से योगदान दिया। बिल्कुल सही। चाहे वह उत्तर का क्षेत्र हो चाहे पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, दोनों जगहों से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो है इस देश को आज़ाद कराने में के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। एक तरह से कहें तो स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज हम जो है गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए हैं। कुछ स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, तो कुछ ने अपने शब्दों के द्वारा लोगों में जो है क्रांति उजागर की। जी जी। और
एक तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी हमको मिली, स्वतंत्रता मिली जो है वो संपूर्ण भारत को मिली और इसके लिए संघर्ष भी संपूर्ण भारतीयों ने जो है किया था। परंतु जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान करने वालों में हमेशा पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम या तो नहीं मिलता या बहुत कम ही नाम का जो है हाशिए में है। हाँ, हाशिए में ही मिलता है। जी। आज जब हम भारत के स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं तो यह महसूस होता है कि आज़ादी को पाने में योगदान देने वाले पूर्वोत्तर के उन महान सेनानियों को याद करना बहुत जरूरी है, जिन्हें इतिहास ने अपने पन्नों में जगह नहीं दी। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में योगदान की बात करें तो हमेशा से हम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई आदि के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके ना भूलने वाले नेतृत्व को हम याद करते हैं। बिल्कुल सही कहा। परंतु इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी भी थे जो सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपनी अहम भागीदारी का निर्वहन कर रहे थे देश को आजाद कराने के लिए। और इन्हीं उत्तर पूर्व भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एवं उनके महत्व की ओर पूरे भारत का ध्यान आकर्षित करना और उनके शौर्य से परिचित कराना हमारा जो है इस कार्यक्रम का मैं समझता हूं उद्देश्य भी है। जी हाँ, क्योंकि आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने में पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी के स्वतंत्रता के आंदोलनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इतिहास के पन्नों को टटोलें तो सन 1857 की क्रांति को ही स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम का जो है पहला आंदोलन मान सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर के आदिवासी बाहुल राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम के सेनानियों का इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व से ही सुरक्षा को लेकर आंदोलन जारी रहता है। इतिहासकारों का मानना है कि पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत अच्छी बात है। और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से, जिसमें असम के आप स्वतंत्रता सेनानियों का अगर हम नाम गिनाएं तो मनीराम देवान और हेम बरुआ, दिनेश्वर शर्मा, टंकेश्वर शर्मा, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, वीरांगना कनकलता बरुआ और गोपीनाथ वर्दलय, ये जो है असम के क्षेत्रों से वहां जो है एक बिगुल बजा रहे थे। अब हम मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ से ऊ तिरोत सिंह और ऊ कियांग नांगबा, पा तागोन सोंगमा, फान लोंग लाइट आदि हैं जो जिन्होंने जो है यहाँ मेघालय राज्य से जो है अपनी स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। और बात करें तो जो है नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की रानी गाइदिन्ल्यू जो एक लंबा संघर्ष स्वतंत्रता के लिए उनका रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागालैंड से ही जो जादोनांग जो उनके चचेरे भाई थे उन्होंने भी उस परंपरा का निर्वाह किया। उसके बाद आप देखिए मिजोरम से सूरबीर पसलथा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, वहां की महारानी रानी रोपलियानी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मणिपुर से देखिए तो 6-7 नाम हमारे बीच आते हैं, जिसमें से महारानी लिंग थोइंगबी और महारानी कुरुंग नैनी, बिंबावती मंजरी, वीर तेकेंद्रजीत, मेजर पावनो ब्रजवासी, जनरल थांगाल, ऐसे नाम हैं जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जो है स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजा रहे थे, अपनी धरोहर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, जो उनके जंगल जमीन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था ब्रिटिश हुकूमत से, तो उसकी प्रक्रिया को लेकर के पूरे पूर्वोत्तर से जो है उस स्वतंत्रता आंदोलन की कड़ी में एक बिगुल का सूत्रपात बहुत ही सार्थक और सागर्भिक बात आपने कही कि जिसको हम सोचते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में आज़ादी की क्रांति बाद में आई होगी, तो आलोक जी के इस तमाम व्याख्या से ये पता चलता है कि यहाँ पर तो पहले से ही अस्तित्व की लड़ाई थी, वजूद की लड़ाई थी जी। कि हमें गुलाम नहीं बनना है जी। हम अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी को किसी कीमत पर खोने नहीं देंगे जी। और एक चीज़ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ मैम कि ये बिगुल एक तरीके से 1527 ईस्वी के लगभग, जब मीर जुमला मुगल शासक भी यहाँ आते हैं, असम आते हैं, और हम देखते हैं कि मैम जानती होंगी कि गारो हिल्स में मीर जुमला की जो है एक तरीके से उनकी कब्र भी बनाई गई है। जी हाँ, जी कि हाँ। मीर जुमला जो है वो गारो हिल्स तक भी गया और एक तरीके से वो बिगुल बज चुका था और उनके खिलाफ लोगों ने काफी एक लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए जी। और फिर हम आलोक जी आपसे फिर भी बात करेंगे आगे भी चल करके थोड़ा। अभी आपने बहुत सारे पूर्वोत्तर भारत के
जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके नाम गिनाए, और फिर आगे चल कर के हम और भी बताएंगे उनकी संघर्ष की जो यात्रा थी। इसके पहले जो है मैं डॉक्टर फिल्मेका से बात करना चाहूँगी कि भारत की जो देश की जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी तो उसमें पुरुषों का तो योगदान है और महिलाओं का भी योगदान बहुत है, क्योंकि इन्होंने आलोक जी ने जैसे बताया कि अगर उनका इतिहास में उल्लेख नहीं है लेकिन घर की गृहिणी का भी योगदान है। जी जी। मतलब भारत के हर नागरिक का उस समय योगदान था, और हमारी मुट्ठी जब बंद हुई तब हमें आज़ादी मिली, कि मुट्ठी जब बिखरी हुई थी तब हम गुलाम बनते गए, जब बंद हुई मुट्ठी सब एक हो गया पूरा देश तब हमें आज़ादी मिली। लेकिन उसमें जो है कुछ ऐसे नाम पूर्वोत्तर भारत में भी हैं जो कि बहुत सारे हमारे क्षेत्र में लोग नहीं जानते होंगे कि महिलाएं पूर्वोत्तर राज्य में जो है महिलाएं जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके संघर्ष के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे आलोक जी ने कनकलता बरुआ का नाम लिया था, तो कनकलता बरुआ ये असम की रहने वाली थी जी। और बहुत कम उम्र में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और उन्होंने केवल तीसरी तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने लगी। 20 सितंबर 1942 में उन्होंने एक ग्रुप में ज्वाइन किया था जिसको इन्होंने नाम दिया था मृत्यु वाहिनी। और इसमें शामिल हो के फिर उन्होंने एक जुलूस निकाला था 20 सितंबर 1942 में एक जुलूस निकाला था और उसमें उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में तिरंगा झंडा फहराने का निश्चय किया। तो जब वो ये लोग वहाँ गए तो उनको रोका गया और जब वे बिल्कुल नहीं माने और इस जुलूस का नेतृत्व कनकलता बरुआ ने किया था। और जब वो लगी रहे अपने उसमें झंडा फहराने में तो उनको गोली मार दी गई और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। वो उस समय मात्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की जी, बहुत ही अल्पाइन जी। और एक है भोगेश्वरी फुकनानी, ये भी असम की थी और इन्होंने भी जो 20 सितंबर 1942 में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और इसमें इन्होंने एक कांग्रेस का जो कार्यालय था वहाँ पर झंडा फहराने गए थे और इसमें भी बहुत सारे लोग थे। तो ये कहा जाता है कि एक दूसरे युवती ने अपने हाथ में ये झंडा ले रखा था। जी जी। तो वहाँ जो ये थे ब्रिटिश सिपाही थे, उन्होंने उनके हाथ से, जो ऑफिसर था उन्होंने उनके हाथ से वो झंडा छीन लिया था। तो इनको भोगेश्वरी फुकनानी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने वो झंडा छीना और उस झंडे का जो डंडा था उससे उसको मारा। तो उससे उसको उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया और उसने गोली चला दी। और ये 57 वर्ष की थी, 8 बच्चों की माँ। तो सोचिए, मतलब हम देखते हैं कि कम उम्र की युवतियाँ भी उसमें भाग ले रही थी और यहाँ तक कि मतलब अधेड़ उम्र की युवतियाँ भी भाग ले रही थी। फिर जैसे आलोक जी ने बताया था रानी गाइडिनलू, उनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो पहले एक हेराका नामक एक धार्मिक आंदोलन चला रहे थे। जी जी। उसमें उन्होंने भाग लिया था। बाद में ये जो धार्मिक आंदोलन था ये राजनीतिक आंदोलन बन गया और इनका जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिशों को अपने क्षेत्र से, मणिपुर और नागा क्षेत्र से बाहर निकालना। तो हम देखते हैं कि इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और इन्होंने ये अपने लोगों से ये कहा कि ब्रिटिशों को कर ना दे, क्योंकि वो कर वसूल कर रहे थे। तो कर देने के लिए ये मना कर रही थी और बहुत कुछ उन्होंने विरोध किया जिससे कि ब्रिटिशों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर ये कहा जाता है कि एक जो कुकी एक चौकीदार था उसकी हत्या कर दी गई थी जब वो गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी थी उनके जो फॉलोवर्स जो थे। और उनका ये मानना था कि इसी के कारण, इसी चौकीदार के कारण जो है रानी गाइदिनलू को गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो रानी गाइडिनलू जो थी
वो वहाँ से निकल नहीं पाती हैं और उन पर और एक चार्ज लगा दिया जाता है कि वो हत्या का आरोप उन पर लगा दिया जाता है कि हत्या के लिए उन्होंने जो बहकाने का काम किया है। हाँ, तो इस तरह से उनको उम्र कैद मिल जाता है। और 1937 में ये जवाहरलाल नेहरू जब शिलोंग आए थे तो शिलोंग जेल में उनसे मिले और उन्होंने ये वादा किया था कि वो उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 1947 में तो फिर उनको छोड़ दिया गया और आगे भी वो अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत उनकी उन्नति, उनके विकास के लिए बहुत कार्य किया। हाँ, तो उनको जो है पद्म भूषण से नवाजा गया, सम्मानित किया। जी। फिर हम देखते हैं कि एक हेलेन लेप्चा जो कि सिक्किम के रहने वाली थी, वो महात्मा गांधी के संपर्क में आई और उनके साथ काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के जो कोयले के खानों में काम करने वाले जो लोग थे उनके बीच में उन्होंने आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया। और उनको महात्मा गांधी ने सावित्री देवी नाम दिया था। अच्छा। हाँ, तो हम देखते हैं कि और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। तो मुख्य रूप से इन लोगों का नाम, इन युवतियों का नाम हम ले सकते हैं। और हमारे मेघालय में जी, मेघालय के हम अगर बात करें तो हम सब ऊ तिरोत सिंह के नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। और तिरोत सिंह ने जो योगदान दिया है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उसका बहुत बड़ा महत्व हम देखते हैं। और ये जो ऊ तिरोत सिंह थे एक राजा थे, नोंगखलाव क्षेत्र के राजा थे। और हमारे जो ब्रिटिश जो थे वे असम को सिलहट से जोड़ना चाहते थे। तो इसके लिए वो नोंगखलाव के बीच से या उसका सड़क बना रहे थे उसके माध्यम से। तो मैं सोच रही जो है 1872 1872 की बात है। नहीं, इसके पहले की बात है। जी, ये 1829 जी। अच्छा, मेघालय में जो है आखिरी क्रांति जो है 1872 जी आखिरी क्रांति थी वो। तो शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी। तो हम देखते हैं कि ऊ तिरोत सिंह ने पहले सभा बुलाई कि सब उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सब ने कहा कि ठीक है, जब ब्रिटिशों ने ये कहा है कि हम आपके विकास में ना योगदान देंगे, तो विकास कौन नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि इससे उनके आने से हमारे लोगों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनके जीवन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश सिपाही वहाँ पर आए और उनके जो काम करने वाले, सड़क बनाने वाले, तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अमर्यादित थे बिल्कुल। और हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ के औरतों, है ना, औरतों के साथ बुरा सलूक किया। हाँ, और हमारे लोग जो खासी लोग थे जो उसमें मजदूरी कर रहे थे, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया। तो इस तरह से तिरोत सिंह ने फिर से उनसे बात की ब्रिटिशों से, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण उन्होंने 4 अप्रैल 1829 में 4 अप्रैल 1829 में उनसे युद्ध करना शुरू किया। 1829 में जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश सिपाहियों के पास तो पिस्तौल थे, बंदूक थे, आधुनिक अस्त्र शस्त्र बिल्कुल थे। और हमारे लोगों के पास क्या थे, तलवार, तीर कमान, भाले, यही सब थे। तो काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बाद में ऊ तिरोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जो है ढाका के जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर आप हमारे अधीन में रहकर राज करना चाहे तो हम आपको छोड़ देंगे। तब ऊ तिरोत सिंह ने ये कहा कि मैं एक
गुलाम राजा के रूप में जीने से अच्छा बेहतर बेहतर ना एक स्वतंत्र राजा के रूप में मर जाओ। मरना मर जाओ। चाहता हूँ। हाँ, तो और इस तरह से हम देखते हैं कि वो उनकी ढाका में मृत्यु हो जाती है 17 जुलाई 1835 में ढाका में ही जेल में हो जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं उक्यांग नंगबा ना। उक्यांग नंगबा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश जो थे वे हमारे जो जैंतिया क्षेत्र में कर वसूल कर रहे थे। तो अब उनको उक्यांग नंगबा ने ये कहा कि ये जगह हमारी है और सारा जितना भी जो भी यहाँ पर बनाया गया सब हमारा है, तो हम कर क्यों दें। सही है। लेकिन फिर भी उनसे कर लिया गया, वसूल किया गया। और यहाँ ये कहा जाता है कि एक बार तो ये हुआ था कि वो कर वसूल करने गए और जब उस घर के व्यक्ति ने नहीं दिया तो लूटपाट मचाया गया और इससे उनका जो क्रोध था उक्यांग नंगबा का इतना बढ़ गया कि उन्होंने जो है उनसे लड़ाई करना शुरू कर दी। और उनकी लड़ाई जो हम देखते हैं कि 1860 और 1862 में लड़ाई हुई, तो 62 में उनकी हार हो गई, जिसके कारण उनको जोवाई के याओ मुसियांग जो एक बाजार है, तो वहाँ पर उनको मतलब भीड़ के सामने फांसी दी गई। तो फांसी के समय उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरा मुख अगर पूर्व की तरफ मुड़ेगा तो यानी हमारा देश 100 साल के अंदर में आज़ाद हो जाएगा, और अगर पश्चिम की तरफ मुड़ेगा तो फिर हम कभी आज़ाद नहीं होंगे। तो ये कहा जाता है कि उनका चेहरा, उनका मुख जो था वो पूर्व की तरफ मुड़ा था। अच्छा, इसमें डॉक्टर फिल्मे का इसमें जैसे बात कर रहे थे कि उक्यांग नंगबा की बात कर रहे थे, तो जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ कि इन्होंने जब अंग्रेज़ी सेना से युद्ध किया, एक योजना बनाई जी, और बहुत ही आश्चर्य होता है उनकी योजनाओं पे। बिल्कुल। कि आदिवासी और जनजातीय इलाके में रह करके इतनी बुद्धिमत्ता पूर्ण बनाई गई योजना के तहत ये युद्ध हुआ कि उन्होंने जो है बुजुर्ग जितने थे उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, जितने युवा थे उनको रण क्षेत्र में भेजा। महिलाएं उनके लिए खाना बनाती थीं जी, और इस तरह से जो है एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से युद्ध किया। और क्या होता था कि महिलाएं भी इसमें शामिल थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी जी, कि वे क्या करती थी कि वो अंग्रेजी सेना आती थी युद्ध के बाद जब शाम को, तो वो मदिरा पिला दिया उनको, और जब वो बेहोशी की हालत में हो जाते थे तो उनके सैनिक आकर के उनको मारते थे, क्योंकि इनके पास, जैसा कि आपने बताया कि इनके अस्त्र शस्त्र जो थे पारंपरिक थे। जी, और दूसरा जो है इनके विद्रोह का कारण ये भी था कि इनके पारंपरिक हथियार इनसे अंग्रेजों ने छीन लिए थे। जी, उनको और अपना ये- उत्सव मनाना नहीं देते थे। जी जी, ये भी कहा गया है कि वो जो धार्मिक अनुष्ठान और जो इनके जो सांस्कृतिक जो पारंपरिक जो रीति रिवाज जो होते थे उन सब पे भी ये हस्तक्षेप कर रहे थे। हस्तक्षेप जी। करने लगे थे। जी, तो उसके कारण भी उनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया था। बढ़ गया जी। कि आपने पहले कहा कि आपकी संस्कृति को हम छुएंगे नहीं, जी। और फिर उसके बाद से इस तरह से धोखे से धीरे 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 आप इनकी परंपरा और इनकी पहचान को छीनने लग गए। बिल्कुल। तो ये स्वर मुखर हो गया। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने ये बात बताई। हाँ लोक जी, अभी संघर्ष की कहानी हमारी बाकी है आगे। जी। हाँ बताइए आप। जैसा मैम ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उनका एक मकसद था कि यहाँ की चीज़ों को तो वो क्षति पहुँचा ही रहे थे, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कारों को वो अपनी तरीके से ढालना चाह रहे थे। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी अंग्रेज़ों की कि वहाँ से कर वसूलने की, मतलब अपने ही देश में हम अपने ही राज्य में काम कर रहे हैं, अपने देश में काम कर रहे हैं, तो हम उनको कर क्यों दें। ये मतलब तिरोध सिंह का पहला प्रश्न यह था कि हम भाई आपको कर क्यों दें।
दें। और जैसा कि रहा कि सभी ने एक तरीके से इसके खिलाफ, चाहे वह मणिपुर से स्वतंत्रता का बिगुल बजा हो, मेघालय से बिगुल बजा हो, या नागालैंड से या आसाम से, सब जगहों पर कर को लेकर के वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि हमारे ही राज्य में प्रवेश कर रहे हैं और हम ही से ही कर वसूल कर रहे हैं। और उस कर का उपयोग किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे? क्षेत्र के विकास के लिए तो नहीं होगा, स्वयं अपने विकास के लिए करेंगे, जी। अपने हित के लिए करेंगे। जी जी, जी। तो ये चीज़ें थी। और बात यह होती है कि जब इन्होंने देखा कि यहाँ से स्वतंत्रता का बिगुल बज गया, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और तमाम क्षेत्रों से, जैसा कि मेघालय में ये रहा कि बहुत सारे सीएम, जिसको कहते हैं मुखिया के लोग रहते थे, तो एक तरीके से उनको संगठित करने का तिरोध सिंह का बड़ा एक काम था, क्योंकि सब एक एक अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। तो सबको एक जगह इकट्ठा करके और सबको एक साथ मिला करके, यहाँ तक कि असम से भी उनका संवाद स्थापित रहता था, मणिपुर से भी रहता था, तो उन सारे सीएमओ को एक जगह इकट्ठा करके और उन्होंने अपनी लड़ाई का जो है एक तरीके से सूत्रपात वहां से किया। और अंग्रेजों ने इसी कारण से है इन लोगों की खोजबीन शुरू कर दी कि भाई इस युद्ध को बढ़ावा कौन दे रहा है। जी जी, हाँ, तो इसीलिए आप देखिए तो रानी गायदिल्यू को जो है 17 अक्टूबर 1932 को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको अंग्रेजों की एक टुकड़ी तैयार होती है और इनको जो है पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है कि इनके पूरी रणनीति को ध्वस्त किया जाए कि जहां से ये हमारे खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो फिर आंदोलन बिखर जाएगा। जी जी जी। और जैसा मैम ने कहा कि ऊ तिरोध सिंह 1829 के लगभग शुरू हो गया था, वो बिगुल बज चुका था और ये परंपरा उनके परिवार से भी उनको मिल चुकी थी। और उनके चाचा थे खुलुप, उनका नाम खुलुप था, तो उनके द्वारा भी वो प्रेरणा उनको मिल चुकी थी कि हमको देखिए, हमको किसी के अधीन नहीं होना है, हम एक स्वतंत्र राजा हैं, हम जो निर्णय लेंगे वो पहले सर्वमान्य होना चाहिए। और इसीलिए जो है इनकी वो परंपरा इनको जो है वहां से मिली। और जैसा कि वो तिरोध सिंह का जिक्र मैम कर रही थी, और इनके एक दोस्त थे जिसको कह लीजिए कि मित्र कह लीजिए, कि बिना एक संगठन के लोगों के, बिना एक टुकड़ी के, बिना एक संयोजन के हम किसी भी लड़ाई को अंतिम छोर तक नहीं ले जा सकते हैं। तो इनके मित्र ऊ तिरोध सिंह बोर मानिक जब इनको कारावास के लिए ढाका भेजा जा रहा था, तो बोर मानिक को ऐसा लगा कि हम अकेले पड़ गए। इन्होंने ऊ तिरोध सिंह को छुड़ाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने जो है बोर मानिक को भी गिरफ्तार किया, फिर ऊ तिरोध सिंह को गिरफ्तार किया। लेकिन फिर भी ये रहा कि लोगों में इतना संघर्ष रहा, लोगों की जो एक तरीके से आवाज थी, जैसा कि ऊ तिरोध सिंह ने अपने एक पत्र में भी लिखा कि हम अपनी जन्मभूमि में ही मरना चाहते हैं, हम किसी के अधीन नहीं होना चाहते। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, कि हम अपने प्रकृति से, अपने संस्कार से, अपने रीति रिवाज से हम कभी समझौता नहीं कर सकते, हम अपने लोगों को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकते जी। तो ये चीजें विशेष कर रही हैं जी। और हमारे गारो हिल्स के भी जो है, गारो पहाड़ियों के भी जो है बहुत ही ज्यादा वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की आग भड़की। जी जी। जैसे आपने पहले भी बोला था कि जो आखिरी क्रांति है ना 1872 में, जी, तो पातोगन संगमा का नाम लिया जाता है बहुत सम्मान के साथ। पातोगन संगमा ने वही किया था कि जो ब्रिटिश सिपाही थे उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था, और वो उनके साथ भी वही हुआ था जो तिरोध सिंह के साथ हुआ था कि उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र वही पारंपरिक अस्त्र शस्त्र ही थे, जबकि ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार थे जी। तो उनके साथ लड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने साहस दिखाया, और जब तक वो जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने उनको मार गिराया। मतलब उनके सारे साथी एक एक करके मारे गए। और उन्होंने ये कहा भी था कि जब तक एक भी जिंदा है, एक भी जीवित है गारो, तब भी जी हम हार नहीं मानेंगे और ना ही अधीनता स्वीकार करेंगे। जी जी। जैसा मैम देखते भी हैं कि उनके चित्र में उनका मुकुट और उनका एक छत्र जिसके द्वारा वो लड़ाई करते, मतलब इनके अपने ही संसाधन थे, और ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरीके से एक आधुनिक चीज़ों से लैस थी। अभी फिर फिल्मिका जी आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आपने झंडे की बात की जी। तो मुझे लगता है कि एक काव्य पाठ हो जाए खासी भाषा में, फिर उसका अनुवाद सुना दीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ये
एच एलियस नामक कवि के द्वारा लिखा गया है। कलामा जोंगी कलामा लाइरोंग हसुन ककावे कटबा की एर बतेमन की बे हकलियर कयंग शंकुन सना कजिंग लाइलोय करी कपन बना लवाई कजिंग बन बेन बन खो लकोट कजिंग ते मराव बरो। इसका हिंदी में बता दीजिए। हाँ, कि इसका हिंदी बता देती हूँ कि तिरंगा झंडा आकाश में लहराता, जब भी सुगंधित हवा बहता, चोटी पर शोभा बढ़ाता, देश की स्वतंत्रता को बताता, सभी अत्याचार समाप्त हुए और गुलामी के बंधन छूट गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंत में जाते जाते जो है मैं राम अवतार त्यागी की पंक्तियों से समापन करूंगी। कविता की है और भी दूं 2 पंक्तियां। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसके साथ ही ये परिचर्चा अब यहीं विराम लेती है। डॉक्टर फिल्मिका जी और आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।